आप देख रहे हैं ईटीनॉ स्वदेश की पहली सालगिरह है और एक से एक बाजार के दिग्गज, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करने के लिए और ईटीनॉ स्वदेश के व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि भारत के मार्केट में, भारत की इकोनॉमी में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और किस तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं, जिससे आपका ट्रेडिंग और आपका इन्वेस्टिंग का अप्रोच जो है और ज़्यादा खास बना सकें। ऐसे ही एक खास मेहमान जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो हैं लैंसडाउन के कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ विक्रम कोटक। विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीनॉ स्वदेश को, इनफैक्ट ईटीनॉ को ही हमेशा से सपोर्ट करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अजय। एंड सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, ईटीनॉ स्वदेश को और सारे प्रेक्षक गण को जो ये टीवी चैनल देख रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है पिछले 1 साल में ये चैनल को अलग अलग लेवल पे ले जाने पे, और पर्टिकुलर यूथ पे जो आपने काम किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट, सो कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। विक्रम, आपके पास जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास आपके वैंटेज पॉइंट से 30 साल का आपने बाजार की हिस्ट्री को देखा है, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को देखा है और कॉर्पोरेट इंडिया को इवॉल्व करते हुए देखा है। अब जब आप अपनी फर्म चला रहे हैं, अपना फंड सेटअप कर रहे हैं, आप एक तरफ तो विदेशों में बड़े फंड से बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आपके पास ज़्यादा समय है, आप देश भर के छोटे शहरों में बिजनेसेस से बातचीत कर रहे हैं। आपको आज का भारत और जो मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स हैं अगले आने वाले कुछ साल में, वो कैसे नज़र आते हैं इस वेंटेज पॉइंट से, इस अनुभव के साथ? ना आज का भारत ही बहुत ही अलग ही सिचुएशन में। और जब आप देखो, जैसे मैं नॉर्मली बोलते रहता हूँ कि को काली शाम है, उसमें एक स्टार चमक रहा है, वो भारत है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत ही कम कंट्रियां हैं वर्ल्ड में राइट नाउ जो काफी सारे एडवांटेजेस के साथ बैठी हुई हैं। जैसे इंडिया का जो एडवांटेज है डेमोग्राफी से चालू करें, या हम चालू करें कि स्वदेश भारत, जैसे आपके नाम भी, आपका चैनल का नाम भी स्वदेश है। तो जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया बनाया है, एक और बड़ा एडवांटेज पॉइंट है। तीसरा, गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट ने काफी काम किया है उद्योग क्रांति के लिए और सारी चीजों के लिए। तो ये 3 4 5 जो फैक्टर हैं, जो, और इंडिया की बैलेंस शीट बहुत स्टेबल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। पांचवा, इंडिया के सेवर्स कभी इक्विटी में आते नहीं थे, वो भी सडनली 2 साल 3 साल से इक्विटी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने नसीब के साथ अपना टाइमिंग देखे जाए, या जो सारी जो जो मिक्स होता है पूरा एक तेजी के लिए, लॉन्ग टर्म तेजी के लिए, वो सारे मिक्स एक तरह से इनकल्केट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और वो आपको मिक्स बना के एक अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार करे। तो अगला 5 10 या मे बी 15 साल भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ करना जो नेचुरल है इंडिया के लिए, in economy where the world is struggling to even forget about growth, they're struggling to even manage their electricity supply. So वो सिनेरियो में भारत एक क्लियरली एक अलग ही जगह पे है। और मुझे लगता है ये 15 20 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग जाएंगे अपनी जनरेशन के लिए, जो अभी भी स्टॉक मार्केट में है, और जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। हमारे जो व्यूअर्स में से जो नए इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट लास्ट 2-3 सालों में एक बहुत बड़ा तबका नए इन्वेस्टर्स का जुड़ा है बाजार से, उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात की कि सारी दिशाएं और सारे एंगल्स और सारे नक्षत्र एक तरह से अलाइन हो रहे हैं भारत की ग्रोथ और हेंस स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के लिए भी। इसमें मैं ये डालूंगा आपसे एक क्वेश्चन, ये पूछना चाहूँगा कि इसमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए। अगर आप कुछ शेयर कर सकें, आपने पोर्टफोलियो किस तरह अलाइन किया हुआ है लिस्टेड साइज में। मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, बट कुछ चुनिंदा बातों का ध्यान रखें। अगर हम 3 से 5 साल का पोर्टफोलियो खेलना चाहें तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? 3 या 4 बड़े जो लोकल थीम है अजय भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग जो हो रहा है, जब सेविंग जो पूरी लाइफ हमने देखा कि 50% रियल एस्टेट में जाती थी, 17 18% बैंक एफडी में जाता था, 10 15% गोल्ड में जाता था, तो 70 80% जो था वो कहीं और जा रहा था। अभी धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटली वो इक्विटी में आ रहा है। जो इक्विटी 2 3% था वो 5% पे आ गया है। मुझे तो ये 5% 10 15% बहुत जल्दी हो जाएगा, अगले 7 8 साल में ही हो जाना चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ा थीम, एक्विटी का आना मार्केट में, उसके अराउंड जो थीम है, जो सारे थीम है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जिसको बोलते हैं, जस्ट टू गिव एग्जांपल, आप बोल सकते हो ब्रोकर्स हैं, या एएमसी कंपनीज हैं, या एक्सचेंजेस हैं, या रेटिंग एजेंसीज हैं, या डिपॉजिटरीज हैं। ये सारे थीम जो है, ये मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा थीम इंडिया के लिए रहेगा। दूसरा जो बड़ा थीम है इन द वर्ल्ड, जो अभी जो वर्ल्ड डीग्लोबलाइज हो रहा है या डीकपल हो रहा है दुनिया में, और हर कंट्री चाहती है कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, अच्छा बेस हो।
और भारत ने तो शायद ये 2015-16 में क्लियर कर लिया था कि हमको ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहना है और हमको मेक इन इंडिया या लोकलाइज़ेशन की पॉलिसी अचीव करनी है और उसके अराउंड मुझे लगता है काफ़ी काम हुआ है और बहुत सारा काम होना भी बाकी है। आप अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल देखते हो इलेक्ट्रॉनिक साइड पे हमने काफ़ी रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया है। मोबाइल फ़ोन देखिए आप करीबन इंक्रीमेंटली 50-60% फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं। तो एक एक एरिया में बहुत अच्छी क्रांति आई है। केमिकल में आपने देखा हुआ है। तो जो भी लोकलाइज़ेशन थीम है, जो लोकल इंडिया पे फ़ोकस कर रहा है क्योंकि हमको कंज़म्पशन की चिंता तो है ही नहीं। 130-35 करोड़ लोग अगर इंडिया में हैं, 18% की दुनिया 18% का जो ग्लोबल पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, तो कंज़म्पशन की चिंता हमको है नहीं, हमको मैन्युफैक्चरिंग की चिंता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमको चिप की शॉर्टेज लग जाए, हमको कोई केमिकल इंटरमीडिएट की शॉर्टेज लग जाए। तो ये जो पूरा पीएलआई या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया और लोकलाइज़ेशन हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा थीम है। और आप सोचो ये थीम वो टाइम पे हो रहा है जब डेमोग्राफी यंग है और अंडर पेनिट्रेशन है। हर एरिया में अगर आप इंडिया का कोई भी सेगमेंट खोलो आपको दिखेगा कि काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन इंडिया में है। जैसे आप वॉशिंग मशीन ले लो या एयर कंडीशनर्स ले लो, कोई भी आइटम आप उठा के ले लो, हर चीज़ में सीमेंट ले लो, हर चीज़ में इंडिया का अंडर पेनिट्रेशन है। अंडर पेनिट्रेशन, यंग पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आप इसको मर्ज करो तीनों को, ये एक बहुत ही सुहाना टाइम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स साइकिल के लिए। ये मेरा दूसरा बड़ा सेक्टर है। तीसरा, इंडिया अल्टीमेटली क्रेडिट ग्रोथ आने ही वाला है और क्रेडिट पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। तो हमारा ये मानना है कि फिनटेक कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, बट जो बड़ी प्राइवेट बैंकें हैं, जिनका मसल पावर है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट है, जिनको कासा ईज़िली मिलता है, जिनको समझता है और जो ईज़िली ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो एक बड़ा थीम रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी एक बहुत बड़ा थीम है। एनीथिंग टू डू विद द कंजम्पशन इन इंडिया, एनी अपॉर्च्युनिटी, आई थिंक दैट विल ऑल प्ले आउट। सो ये 4 बड़े थीम हैं। इसके अलावा मैं मानता हूँ आईटी भी, भले आईटी अभी थोड़ा-सा रफ पैच से गुज़रा है, बट आईटी डिजिटाइजेशन, ऑफशोरिंग, क्लाउड अपॉर्च्युनिटी ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इंडिया के लिए और दुनिया के लिए और ये अपॉर्च्युनिटी मिलता है शायद ये और प्ले आउट होगी यहाँ से बिकॉज़ अगर दुनिया को कॉस्ट सेव करनी है, तो ऑफशोरिंग तो करना ही पड़ेगा। तो ये मोटा-मोटी ये समझिए कि आप 4 थीम मुझे लग रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे हैं जो ग्लोबल अगले 10-15 साल में चल सकते हैं और डोमेस्टिक साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी विक्रम, हाल ही में मैं बहुत सारे नए बिजनेसेस से मिला, बिजनेसमैन से मिला जो 1.5-2 साल से नहीं मिल पा रहे थे हम लोग। मैं बहुत सारे शहरों में ट्रैवल कर रहा था और फाउंडर्स और बिजनेसेस से मिल रहा था। एक सेंस ये आ रहा था कि जो ऑन ग्राउंड बिजनेसेस हैं, कारोबारी लोग हैं, वो तो बहुत तेज़ी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहे हैं, कैपेक्स की बात कर रहे हैं और डिमांड काफ़ी आगे बढ़ी हुई है और इंक्वायरीज़ हैं। लेकिन बाज़ार के लोगों से जब बात करें, बहुत फंड मैनेजर्स, स्ट्रेटेजिस्ट, एफआईआईज, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस नज़र आए और वो मंदी में थे और फाउंडर्स और बिजनेसेस वाले तेज़ी में थे। तो ऑन ग्राउंड आप भी बहुत सारे बिजनेसेस से बात करते हैं, एक इन्वेस्टर किस तरह से बैलेंस बनाए दोनों तरफ कि बाज़ार में बहुत मंदी की बात हो रही है बट ऑन ग्राउंड चीज़ें मजबूत नज़र आ रही हैं, त्योहारी डिमांड अच्छी है, इसके बीच में कैसे एक बैलेंस बनाए एक इन्वेस्टर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अजय आपका और ये क्वेश्चन सभी के माइंड में है, आपके माइंड में, मेरे माइंड में और हर हर फंड मैनेजर या हर इंडस्ट्रियलिस्ट के माइंड में है कि अगला 6 महीना कैसे जाएगा, अगले 3 साल कैसे, अगले 10 साल कैसे जाएँगे। तो दुनिया क्या है अजय आज इन्फ्लेशन की चपेट में गिरा हुआ है, स्लो डाउन की चपेट में गिरा हुआ है और ये स्लो डाउन ऐसा आ रहा है कि एक साइड हमको स्लो डाउन लग रहा है और एक साइड फूड प्राइसेस या वेज प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रिविया है। प्लस आप देखो तो करेंसी वॉर चालू है, जियोपॉलिटिकल रिस्क दुनिया में लगा हुआ है। तो एक क्वेश्चन सीधा यही आता है मेरे माइंड में कि ये सबके बीच में एक दिन मार्केट आप देखो कल 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे था, 350 पॉइंट ऊपर है, तो दुनिया ऊपर जाती है तो हम तो एक शॉर्ट टर्म में ये है कि शॉर्ट टर्म में हम अपने आप को बहुत ज्यादा डीकपल नहीं करते। तो शॉर्ट टर्म जो माइंडसेट है वेदर फंड मैनेजर्स का या ट्रेडर्स का वो सही है एक तरह से क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा और हमको ये जो रफ वेदर है इसको पास करना पड़ेगा। अब इसको कैसे पास कर सकते हैं तो हर बड़ा फॉल आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसमें जाके खरीदारी कर सकता है। गवर्नमेंट अपनी नीतियां मैनेज करती है, आरबीआई अपनी पॉलिसीज मैनेज करता है। आज जैसे मैंने 2 दिन पहले पढ़ा कि शायद मोदी जी आल्सो इज लुकिंग टू रिव्यू होल इकोनॉमिक साइकिल ग्रोथ एंड ही वांट टू मीट लॉट ऑफ अदर पीपल इन द सो आई थिंक ये जो एरिया है प्रोएक्टिवनेस ये हमको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म तो डिफिकल्ट है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट बिकॉज बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना इन अ साइकिल वेयर किसी कंट्री के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई कंट्री लाइफ टाइम लो डाउन लो की करेंसी पे जा रहा है, किसी का 12% इन्फ्लेशन है। इस माहौल में बहुत पैसा या दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल वेल्थ बैंक की तकलीफ में आ गई है। तो ये माहौल में ये तो एजिलिटी तो रखनी पड़ेगी और ये शॉर्ट टर्म अनकंफर्टनेस भी रहने वाली है। तो मेरा ये मानना है अगला 4-5 महीना काफी वोलेटाइल रहेगा, शायद आपको मार्केट नीचे भी मिलेगा
और भी नीचे मिलेगा और आपको अच्छे चांस मिलेगा, तो ये एक्चुअली अपने लिए अच्छा टाइम है। अगला 4-5 महीना हमारे लिए, इंडियंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या है, जो हमने सबसे शुरू में बात की। तो मेरा ये बिल्कुल। मानना है कि ये वेदर को पास करना चाहिए और बड़ी शांति से पास करना चाहिए। ट्रेडर्स को डेफिनेटली वो पेन होगा या उनको वोलेटिलिटी होगी, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये मेरे हिसाब से स्वर्ग है यार। अगर आपको कोई चीज जिसकी वर्थ 100 रुपए की और आपको 17 में मिल गई, तो बुरा क्या है उसमें? तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी अगले 6 महीने में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगले 5 साल के लिए। तो अगला 6 महीना बहुत डिफिकल्ट है, आई मस्ट से दैट, क्योंकि हम ग्लोबल पार्टिसिपेंट है, हम लोग कोई दुनिया से अलग नहीं है, हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी राइट। करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो वो करेंसी, फाइनेंशियल पार्टनरशिप और ट्रेड पार्टनरशिप तीनों प्ले आउट करेंगे इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में हम डीकपल नहीं कर सकते अपने आप को, बट आप मुझे 3 साल प्लस भी पूछे तो डेफिनेटली इंडिया हैज बिन डीकपल्ड कंपेयर टू द वर्ल्ड फॉर लास्ट 15 ईयर्स। और ये डीकपल ज्यादा ज्यादा वाइड हो रहा है, इनफैक्ट ये ज्यादा स्टार्क हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी, और जैसे पॉपुलेशन इंप्रूव हो रहा है, जैसे आपने बोला बुलिशनेस है लोकल में, लोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये सब मामलों में इंडिया का जो डीकपल है वर्ल्ड से, ये और भी मजबूत होते जा रहा है। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें कि लॉन्ग टर्म में इंडिया विल आउट परफॉर्म द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई राइट। शंका बिल्कुल। ही नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि इस समय इन्वेस्टर्स के लिए और स्टॉक पिकर्स के लिए इंडिया एक स्वर्ग की तरह है। इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा था कि लास्ट 25 साल में भी इंडियन मार्केट ने डॉलर टर्म्स में 10% ग्रोथ की है, जो कि बहुत बड़ी बात है इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम 75 ईयर्स में हैं और हम लोग $5 ट्रिलियन की तरफ नज़र गड़ाए हैं, तो आगे आने वाले सालों में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, बशर्ते वो छोटे जो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आएगी ग्लोबली ट्रिगर्ड, जो आप बता रहे हैं, उनसे इन्वेस्टर को नेगोशिएट करना पड़ेगा। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा विक्रम कि आप अपनी कंपनी जब चुन रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो की जब बात करते हैं और आप चुनाव करते हैं कौन सी कंपनी को पार्ट बनाया, चाहे मैनेजमेंट से मिलते हैं, डेटा को देखते हैं, तो कौन सी कुछ बातों में बहुत ध्यान दे रहे हैं आप? आपको क्या अर्निंग्स ग्रोथ, हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ 20-25% वाली अर्निंग्स ग्रोथ की कंपनीज मिल रही हैं 3-4-5 साल जिनकी विजिबिलिटी हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। श्योर। तो हम जब कंपनी सिलेक्ट करते हैं, and ये मेरा प्रोसेस काफी सालों से रहा है अजय, यू ऑल्सो नोइंग दैट, कि 3 चीजों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और सबसे बड़ा ध्यान जो हमारा होता है वो कौन सा क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट की कैसी है, उनकी टीम कैसी है, उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, उनकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, ये बहुत जरूरी है एक अच्छा स्टॉक खरीदने के लिए। अगर आप मैनेजमेंट सही चुनते हो तो आपका 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो आपने बताया, सेक्टर ग्रोथ, कहाँ पे अर्निंग आ रही है, कौन सा सेक्टर अगले 20-15-20 साल 10 साल के लिए मजबूत लग रहा है। तो जैसे बहुत सारी छोटी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी अपॉर्चुनिटी डिस्कस की, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर्स में अभी तो सिर्फ 5% पेनिट्रेशन हुआ, ये शायद 25 भी हो जाएगा, तो वो भी एक सेगमेंट है। जैसे आपका एथेनॉल एक एरिया है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां निकल रही। तो सेक्टर अपॉर्चुनिटी हमारा, और 30% ध्यान वहां पे जाता है। तो 60% मैनेजमेंट क्वालिटी, 30% कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, कहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा मिल गया और सेक्टर अच्छा मिल गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी फाइनेंशियल तो बाद में आने वाले हैं, वो तो खाली टचअप के लिए ही है। हाँ, हम ये 10% ध्यान देते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, बिकॉज पास में इन्होंने कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं किया, बहुत ज्यादा लिवरेज नहीं है इन्होंने, कुछ पास में प्रमोटर ने प्लेजिंग और सब में एरिया में बहुत नहीं किया। तो क्या होता है, फाइनेंशियल बहुत जरूरी होता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत बुलिश साइकिल में ज्यादा एक्सपेंशन कर लो और फिर बेरिश साइकिल में उसको बेच दो, तो ऐसा नहीं हो जाए। तो फाइनेंशियल पे भी 10 साल के फाइनेंशियल पे हम ध्यान देते हैं, बट सबसे बड़ा जो मायना है हमारे लिए मैनेजमेंट क्वालिटी का है, और उसके बाद कौन सा सेक्टर जो इंडिया के अगले 20 साल में अच्छा करने वाला है, वो सेक्टर पे हम करीबन हमारी 90 या आई कैन से 85-90% एफर्ट हमारी वहीं पे होती है। और बाकी जो छोटे मोटे चीजें जो होती है, क्वार्टरली ग्रोथ कैसा है, कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, कंपनी क्या कर रही है आगे करने के लिए, तो छोटे मोटे पॉइंट्स वहां पे हम फोकस करते हैं। कुछ इंसाइट दीजिए विक्रम, आपने लास्ट 1-1.5-2 साल में किस तरह की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है, इफ नॉट कंपनीज एटलीस्ट थीम्स? क्या उसमें न्यू इंडिया के कुछ ट्रेंड्स हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर में इंडिया में या ग्लोबली भारत में या बाहर भी कुछ नए ट्रेंड्स, न्यू इकोनॉमी के कुछ अगर आप फ्लेवर दें, क्या इंक्रीमेंटली आप रिसर्च कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगले पिछले 2 साल में हमने ज्यादातर जो पैसा एडवाइस किया है, मैनेज किया है, 2 साल से ये कर रहे हैं, तो उसमें लार्ज कैप बहुत ज्यादा पोर्शन था और मिड कैप था ही नहीं है, यू कैन से वेरी स्मॉल पोर्शन। बट अभी हम जो इनफैक्ट आज ही कल ही हमने एक हमारा पीएमएस प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया है, 3 अलग अलग पीएमएस लॉन्च किए, कल ही किया है।
तो ये दिवाली और फिर नवरात्र के शुभ मुहूर्त में हमने बोला चलो ये एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। तो जो पिछले 2 साल में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 2 बड़े थीम में हमने अच्छा काम किया था। जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग था, एक्सचेंजेस और वो एरिया में डीपी वगैरह में, और दूसरा डिफेंस। ये 2 में हमने अच्छा काम किया था और हमने अच्छा रिटर्न्स भी उसमें जनरेट किया है। और अगले आप मुझे बोलो कि 5 साल में ये थीम्स तो कंटिन्यू रहेंगे, हमने जैसे बात की। मुझे लगता है और जो ये थीम हमने जो डिस्कस किए हैं, छोटे-मोटे जो मिक्स थीम्स हैं, बेसिकली अराउंड इंडिया। एक जो इंडियन जो आज 18 साल का है, वो 60 साल तक जाएगा, उसको क्या-क्या चाहिएगा? उसको पिज़्ज़ा चाहिएगा, उसको कार चाहिएगी, उसको एसी चाहिएगा, उसको चीप फ्यूल चाहिएगा। तो वो सारा उसकी लाइफ साइकिल के अराउंड अगर आप बोलो, तो हम पूरा-सा उस सेक्टर्स पे हमको लगता है ये बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी। बट लास्ट 2 साल में हमने डिफेंस और फाइनेंशियलाइजेशन पे काफ़ी मेहनत की और अच्छा अच्छा काम किया था। ओके, तो आपके ये जो पोर्टफोलियो लॉन्च हुए हैं, पहली बात तो बधाई, आपके पीएमएस प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। अब हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ क्लाइंट्स जो आपको सुन रहे हैं वो क्लाइंट्स बनना चाहेंगे, लेकिन आप बताएं कि आप फ्रेमवर्क में कि क्या अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं, 20-25% या उससे ज़्यादा की कंपनी आप करना चाहेंगे अपने अपने पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क में? 25% ग्रोथ तो मिलना मुश्किल है और वहाँ पे वैल्यूएशन भी इतने महँगे हैं। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है और सेक्टर की अपॉर्च्युनिटी बड़ी है, तो हम शायद शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म पिक करने के लिए ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है। बट यू कैन से वी आर लुकिंग एट 15 टू 20 काइंड ऑफ रेंज ऑफ द ग्रोथ मिनिमम। 1 साल मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ शायद थोड़े स्लो डाउन हो जाएँगे, बट उसके बाद का आप देखो तो मुझे लगता है 15 से 20% कोई कंपनी कैगर कर सकती है। I'm not counting tailwind. I'm talking about sustainable, tailwind from raw material or something like that. I'm not coming policy, but typically अगर 20% 15 से 20% ग्रोथ रेट में अगर कंपनियां मिल रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अगर 20% कोई कंपनी ग्रोथ करती है कंसिस्टेंटली, तो मार्केट डोंट माइंड पेइंग हिम 1.5 टाइम पीजी ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज, enough opportunities between 15 to 20% growth. 25 will be little higher. There may be some small pocket, but हम उतना चेज नहीं कर पा रहे हैं 25-30% में, बहुत बहुत फोकस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। ओके, और विक्रम, हम आपको जाने दें उससे एक सवाल और उससे पहले मैं ले लूँ हमारी अगली सालगिरह तक के लिए। अगर आप यहाँ से अगले साल की बात करें तो आपको ब्रॉडली लगता है कि इंडियन मार्केट में जो आपका फ्रेमवर्क हमने सुना, आपके व्यूज़ सुने, उसको ध्यान रखते हुए एक पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें पॉजिटिव रिटर्न्स होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 15 से 20% रिटर्न्स पॉसिबल है मार्केट से बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट एनिवर्सरी? अगला 6 महीना तो बहुत मुश्किल है। मेरे को लग रहा है अगला 6 महीना बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। मिलता है शायद इंडिया विल आल्सो स्लो डाउन लिटरली। बट आप मुझे 3 साल का व्यू पूछो यहाँ से अजय भाई, तो मुझे लगता है आराम से 15 से 17% इंडेक्स रिटर्न भी इंडिया में बन सकता है सीएजीआर पे। तो 15% प्लस इंडेक्स रिटर्न, और अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन अच्छा किया तो शायद आपको इंडेक्स प्लस 5, 10, 15 डिपेंड अपॉन आपने क्या चूज किया वो अल्फा मिल सकता है। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म टैक्स रेट में आपको ये मिलता है। अगर आप 18% भी सीएजीआर कर लो अगले 10 साल में और आपको टैक्स के बाद 15 भी छूटता है, 15% तो बहुत अच्छा रिटर्न है यार। इन्फ्लेशन 7% इन्फ्लेशन हो तो 8% एडिशनल नंबर इज वेरी बिग यार। दुनिया यहाँ पे जीरो ग्रोथ पे चल रही है, तो उसके सामने इंडिया इज इन आई थिंक लाइक इट्स लाइक अ सुपरस्टार यार। बिल्कुल, इंडिया भी सुपरस्टार है, आप भी मार्केट के सुपरस्टार हैं, और 18 ऑफ स्वदेश तो सुपरस्टार है ही है हिंदी बिजनेस चैनल्स का। इसी अमेजिंग और पॉजिटिव नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, आज हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके योगदान और सहयोग का, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू अजय, थैंक यू एवरीवन।